now take the next scheduling algorithm, which is priority based scheduling algorithm, right? What is the criteria? The criteria is priority. As the name specifies, the criteria of selection is priority. Okay, what is the mode in which it operates? It can operate in both modes. It can operate in preemptive. It can also operate in non-preemptive. Okay, we are going to see example of both type, right? So first, for understanding this, we are taking an example. We are going with each mode. First, we are taking preemptive mode. Okay, right. Now take any value. I am taking value 2, 3, 4, 5, 6, P1, P2, P3, P4, P5, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Okay, I am taken random values. Okay, now there is an ambiguity. Which numerical value is considered as higher priority, smaller value or higher value? So it it is given in the question which preference you have to follow, but by default use this preference. Higher number means higher value, higher priority. By default use this precedence, prefer this, otherwise it will given in the question. If it is not given, then use this. Okay, now अब जैसे अब क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ज्ञान चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको क्या निकालना है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। मैक्सिमम में वही निकालना होता है। अगर आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो हम इसलिए बेस्ट ट्राई करते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। पहले हम निकालना है प्रीएम्प्टिव मोड से, फिर हम निकालेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव मोड से। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग एल्गोरिदम है, मतलब प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मतलब प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, हम दोनों को कंबाइन करके इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक ही जगह पे हमें बार बार अलग अलग एग्जाम्पल भी ना लेने पड़े और क्या क्या डिफरेंस है वो हमें समझ में आए। राइट, ओके। तो हमने ले लिया ये ज्ञान चार्ट है। टाइम स्ट्रीम 0 से स्टार्ट हुई है। 0 पे कौन कौन से प्रोसेस अराइव हुए हैं? सिर्फ P1 अराइव हुआ है। तो आप जब एक ही प्रोसेस है तो आपको क्या प्रायोरिटी चेक करने की जरूरत है? नहीं। तो आप डायरेक्टली देखिए, आपको क्राइटेरिया तब चेक करना पड़े जब एक से ज्यादा एप्लीकेबल हो, एप्लीकेंट हो, मतलब किसी जॉब के लिए एक से ज्यादा एप्लीकेंट गए हैं तभी तो कंपटीशन होगा ना। अगर एक ही एप्लीकेंट है तो डायरेक्टली उसे जॉब मिल जाएगी। राइट, ओके। तो 0 से, अब जैसे मैंने बताया प्रीएम्प्टिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं हम, तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन एट अ टाइम। आप 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद दोबारा रेडी क्यू में जाके वेट करेंगे। ओके, तो यहाँ 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा 0 से 1 तक। अब टाइम 1 पे कौन कौन से प्रोसेसर अराइव हो चुका है? P1 अराइव हो चुका है, P2 अराइव हो चुका है। अब यहाँ आएगा प्रायोरिटी, मतलब यहाँ हमें क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया क्या है? प्रायोरिटी। और हम क्या फॉलो कर रहे हैं? हायर नंबर हैज हायर प्रायोरिटी। ओके, तो हायर प्रायोरिटी किसकी है? P3 की है। ओके, तो फिर दोबारा प्रीएम्प्टिव अप्रोच है, 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा उसके अंदर जाके रेडी स्टेट के अंदर या रेडी क्यू के अंदर जाके वेट करेगा। अब टाइम 2 पर कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P1, P2, P3। ठीक है, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? P3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो P3 का 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो फिर दोबारा जाके रेडी क्यू में जाके वेट करेगा अपनी टर्न के लिए। फिर अब टाइम 3 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P1, P2, P3, P4। ठीक है, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? P4 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो P4 अपना 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, फिर रेडी क्यू में जाके वेट करेगा। अब टाइम 4 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? सारे प्रोसेस अवेलेबल है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 सारे हैं। अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P5 की। अब क्या इसके बाद क्या कोई नया प्रोसेस अराइव होने वाला है सिस्टम में? नहीं, क्योंकि सारे प्रोसेस आ चुके हैं। तो अब आप चाहे तो नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब सबका एग्जीक्यूशन एक ही साथ कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। P5
अब देखो कोई नया आने वाला नहीं है, हायर प्रायोरिटी इसकी है, इसी की रहेगी, तो कम हर बार इसे ही टर्न मिलेगा, तो हम ये ज्यूम करके एक ही बार में एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देते हैं। तो 4 पे मिला, 7 उसे चाहिए, तो कितना हो गया 11। 11 तक सीपीयू किसके पास रहेगा, P4 के पास रहेगा, P5 के पास रहेगा, सॉरी। अब 11 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P4 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है, P1 अवेलेबल है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P4 की है। ओके। अब P कितनी रिक्वायरमेंट है, 5 यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है, 11 पे मिला है, 5 चाहिए, तो कब कंप्लीट करेगा, 16 पे कंप्लीट कर लेगा। अब टाइम 16 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P3 P2 P1। किसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, P3 की भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो P3 को मिल जाएगा आपका सीपीयू। ओके। 16 पे मिला है उसे, 4 यूनिट ऑफ टाइम उसे चाहिए, तो 20 पे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। राइट। अब फिर किसे मिलेगा, P2 को मिलेगा, क्योंकि हायर प्रायोरिटी किसकी है, P2 की है। 20 पे मिला है, 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो 23 तक के उसके पास सीपीयू रहेगा। अब टाइम 23 पे इकलौता प्रोसेस है, डायरेक्टली हम उसे सीपीयू एलोकेट करवा देंगे। ठीक है, 23 पे 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, 25 तक उसके पास रहेगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, ये सब क्या है, ये सब है इसके कंप्लीशन टाइम। जहां भी प्रोसेस ज्ञान चार्ट में लास्ट बार अकर हो, उसके नीचे जो टाइम लिखा होगा उसका कंप्लीशन टाइम है। राइट। ओके। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P1 का कंप्लीशन टाइम है 25, P2 का कंप्लीशन टाइम है 23, P3 का कंप्लीशन टाइम है 20, P4 का कंप्लीशन टाइम है 16, P5 का कंप्लीशन टाइम है 11। राइट। ओके। अब क्या निकालना है हमें, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, अब आपको पता होना चाहिए, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, 25 माइनस 0 25, 23 माइनस 1 22, 20 माइनस 2 18, 16 माइनस 3 13, 11 माइनस 6 कितना हुआ 7। ओके। अब आपको क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ओके। तो 23 माइनस 3 कितना हुआ 22, 22 माइनस 4, 22 माइनस 4 कितना हुआ 18, 18 माइनस 5 कितना हुआ 13, 13 माइनस 6 कितना हुआ 7। ओके, 7 माइनस 7 कितना हुआ 0। अब आपने यहाँ देखा होगा, P1 सबसे पहले अराइव हुआ था, और P1 को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा, उसकी रिक्वायरमेंट भी कम थी, सबसे पहले अराइव हुआ था, लेकिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के चक्कर में उसे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा, उसका वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्टारवेशन। इसे हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब एक बार में सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो गई ना, तब मैं बताऊंगा स्टारवेशन क्या होता है और किस किस एल्गोरिदम में स्टारवेशन एग्जिस्ट करता है, उसे सॉल्व कैसे करते हैं, वो सब आगे देखने वाले हैं। राइट। तो अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, ये आप अपने एंड पे कीजिए, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। सबको सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कीजिए, सबको सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कीजिए, मतलब टर्न अराउंड टाइम को सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कीजिए, वेटिंग टाइम को सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कीजिए। राइट। ओके। नाउ अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच में, नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच में करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है। राइट। तो सारे कंप्लीशन टाइम में मिटा देता हूँ, टर्न अराउंड टाइम भी और वेटिंग टाइम भी। ठीक है, 3 4 5 6 7 है ना, तो लिख देता हूँ 3 4 5 6 7। राइट। अब हम इस अप्रोच को करेंगे किसमें, नॉन प्रिएम्प्टिव में। नॉन प्रिएम्प्टिव में क्या होगा, सिंपली जो एक बार इंट्रोड्यूस हुआ है वो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होकर ही निकलेगा। राइट। ठीक है। ओके। 0 है, टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेसर, P1 है। अब इंट्रोड्यूस हुआ है, नॉन प्रिएम्प्टिव मोड पे ऑपरेट कर रहा है, तो क्या होगा, एक बार इंट्रोड्यूस हुआ कंप्लीट होके ही निकलेगा। 0 से 3 तक किसके पास रहेगा, सीपीयू P1 के पास रहेगा। टाइम 3 तक कौन कौन से प्रोसेसर अराइव हो चुके हैं, P2 P3 P4। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P5 P4 की है। ठीक है, P4 इंट्रोड्यूस हुआ है सिस्टम के अंदर, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके निकलेगा। 3 पे इंट्रोड्यूस हुआ है, 6 तक मतलब 6 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए उसे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, 9 तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। राइट। टाइम 9 तक कौन कौन से प्रोसेसर अराइव हो चुके हैं, P5 अराइव हो चुका है, P3 है और P2 है अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर। 3 प्रोसेसर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P5 की है। ठीक है, तो P5 को कब मिलेगा, मतलब सीपीयू कब मिला है, 9 पे मिला है,
7 उसकी रिक्वायरमेंट है, तो कब तक उसके पास रहेगा? 16 तक उसके पास रहेगा, राइट। ओके, 16 तक उसके पास रहेगा। उसके बाद क्या होगा? टाइम 16 पे कौन कौन से प्रोसेस है? P3 P2। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P3 की है, ठीक है। P3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अब P3 को कितना टाइम चाहिए? 5 चाहिए। 20 वो 16 पे मिला है, 5 उसे चाहिए, तो कितना हो गया? 21 हो गया। लास्टली P2 है, P2 को एलोकेट करा देंगे, 21 पे मिला है, 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए उसे, तो 25 तक उसके पास रहेगा। अब देखेंगे कंप्लीशन टाइम दोनों का सेम है, जब कंप्लीट करा है दोनों ने सेम टाइम में कंप्लीट करा है। अब ओवरऑल देखेंगे तो, लेकिन अगर आप वेटिंग टाइम निकालेंगे इंडिविजुअल प्रोसेसेस का, आपको अंदाजा लग जाएगा टर्न अराउंड टाइम में कितना डिफरेंस आएगा, राइट। ओके, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 क्या है? 25। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 क्या है? 21। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 क्या है? 16। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 क्या है? 9। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 क्या है? 3। ओके, अब टर्न अराउंड टाइम क्या निकालते कैसे? 3 माइनस 0, 3 मतलब CT माइनस AT, कंप्लीशन टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम, वो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 25 माइनस 1 मतलब 24, 21 माइनस 2 मतलब 19, ओके। 9 माइनस 3 6, 16 माइनस 4 12। ओके, अब वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 3 माइनस 3 0, 24 माइनस 4 20, 19 माइनस 5 14, 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 7 5, राइट। ओके, अब आपने देखा होगा पिछले वाले प्रोसेस में, पिछले वाले प्रोसीजर में मतलब प्रीएम्प्टिव मोड में P1 का वेटिंग टाइम 22 के आसपास था शायद, 21 या 22 था। यहाँ 0 है, तो क्या मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या स्टारवेशन नहीं होती? होती है। यहाँ देखिए P2 में, P2 कब अराइव हुआ है? टाइम 1 पे अराइव हुआ है। कितनी रिक्वायरमेंट है? 4 रिक्वायरमेंट है। कब तक वेट करना पड़ा? 20 यूनिट ऑफ टाइम उसे सिर्फ वेट करना पड़ा है, ठीक है, राइट। और यहाँ P5 में देखिए, P5 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो मतलब जब अराइव होता तभी उसे मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मिला? नहीं, 5 यूनिट ऑफ टाइम उसे भी वेट करना पड़ा। ओके, राइट। तो स्टारवेशन दोनों ही में एग्जिस्ट करती है। बाकी मैं एक बार चार्ट बना दूंगा आपको आगे जाके, राइट। Now we are going to take another example of priority based scheduling. Before taking this question, please make a note. Okay, if priority of processes are matched or there is a conflict in priority, means more than one process have the same priority, then schedule according to the smallest arrival time. Okay, and if there is a conflict in arrival time also, so what you are going to do? You are going to schedule according to the process ID. The process which have smallest process ID, matlab the subscript number, you have to schedule it first. Okay, right. So what is the significance of this statement? The significance is, if more than two process is having the same priority, means having the same importance, and they, so you are to schedule according to which one is come first, which important work is come first. Both are equally important, but which one is come first? If they both arrived at the same time, so which one is created first? Because we are taking an assumption that what is process ID? Process ID is the unique identification number which is given by operating system at the time of creation of process. When the process is creating, the unique identification number is given by operating system. Okay, then we are taking an assumption that operating system is giving the process ID in increasing order, means 1 2 3 4 in this order, right? So if you are selecting, if P1 and P2 have same priority and same arrival time, so we are assuming that P1 is created first and P2 is created later. They both arrive system in the system at the same time and they both have equally importance, but first P1 is created, so execute P1 first, right?
Okay. Now take this question and try yourself once. Okay. Now we are going to do this question. For doing it, means for solving it, we have to draw a Gantt chart. Now what is Gantt chart? Gantt chart is time representation of the CPU, which denotes on which point of time which process is available in the CPU. Means which process is allocated, for which process CPU is allocated at which point of time, right? Okay, so first we are going to take preemptive approach, right? So at time 0 there is no process available in the system, so our CPU is in the ideal state, right? At time 1 P5 is arrived. Okay, there is any process in the system except P5? No, so schedule P5 without comparing anything. Okay, अब जब P5 को आपने शेड्यूल कर दिया, अब आप प्रीएम्प्टिव अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो एक यूनिट ऑफ टाइम आप उसे एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एक यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा रन से रेडी में भेज देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में रखिए इस डायग्राम को। ओके, राइट। ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम का थोड़ा सा हिस्सा है ना, मतलब मेन मेमोरी का प्रेजेंटेशन है प्रोसेस स्टेट डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो अब रन से रेडी में मूव कर गया। ठीक है, 1 से 2 पे। अब टाइम 2 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है रेडी क्यू के अंदर? P2 अराइव हो चुका है, P5 पहले से था, मतलब P4 अराइव हो चुका है, P5 पहले से था। तो P4 और P5 के बीच में हायर प्रेसिडेंस किसकी है, मतलब हायर प्रायोरिटी किसकी है? ऑब्वियसली बात है P4 की है। क्यों है? क्योंकि उसका प्रायोरिटी नंबर बड़ा है और हम मान के चल रहे हैं हायर नंबर हैज हायर प्रायोरिटी। ओके, तो P4 को मिला, एक यूनिट ऑफ टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा, टाइम 3 पे आके दोबारा चेक करेगा। ओ सॉरी, रुक जाइए, टाइम 2 पे 3 प्रोसेस थे, P4, P5, P6, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी P4 की, तो तब भी P4 ही यहाँ सीपीयू मिलने वाला था, P4 को ही मिलने वाला था, लेकिन यहाँ 3 प्रोसेस अवेलेबल थे, 2 नहीं थे, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। ओके, अब टाइम 3 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? इसका बस टाइम एक घटा दीजिए, 1 हो गया, इसका भी घटा दीजिए। अब टाइम 3 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P3 अवेलेबल है, P4 अवेलेबल है, P5 अवेलेबल है, P6 अवेलेबल है, राइट। अब ये देखिए कि प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा है, 6 6 1 3, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन P3 and P4, so you are going to schedule according to the arrival time. P4 has smaller arrival time. स्मॉलर अराइवल टाइम का मतलब क्या हुआ, P4 पहले अराइव हुआ था सिस्टम के अंदर, मतलब P4 पहले आया था सिस्टम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर पहले एंटर हुआ था P4, तो आप किसे प्रेफरेंस ज्यादा देंगे? P4 को देंगे, तो P4 को ही दोबारा मिल जाएगा 3 से 4 तक। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन हो गया 4, मतलब 0 हो गया। अब टाइम 4 पे कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं? P1, P3, P5, P6, P4 टर्मिनेट हो चुका है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके अपना। ठीक है, अब टाइम 4 पे सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? P3 की है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस कब अराइव होने वाला है? 6 पे अराइव होने वाला है, तो मैं 4 to 6 डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 4 to 6 डायरेक्ट मैंने जंप कर दिया, इसका 2 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, अब टाइम 6 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है एग्जीक्यूशन के लिए, जिन्हें सीपीयू रिक्वायरमेंट है? P1, P2, P3, P5, P6। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P2 की, तो P2 का हम क्या करेंगे? सीपीयू एलोकेट करा देंगे। कितने टाइम के लिए चाहिए उसे? 3 टाइम यूनिट के लिए चाहिए। अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की है, नया कोई प्रोसेस अराइव नहीं होने वाला, तो अब क्या करें हम? अब हम नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच को फॉलो करेंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच मतलब जब एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी सबसे बड़ी है, नया कोई ऐसा प्रोसेस आने नहीं वाला जो जिसकी प्रायोरिटी उससे ज्यादा हो। तो एट द एंड आप अगर रेडी से रन से रेडी में मूव भी कर रहे हैं, तो दोबारा आपको रेडी से तुरंत रन में मूव करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो मूवमेंट होगी, लेकिन हम बार बार उसे क्यों कैलकुलेट करें स्लॉट्स में काट काट के? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मूवमेंट होगी, लेकिन हम क्यों कैलकुलेट करें, हम अपनी कैलकुलेशन क्यों लंबा करें? हमें तो फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करना है ना, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। ओके, तो उसके लिए आप डायरेक्टली नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच फॉलो कर सकते हैं जब सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं सिस्टम के अंदर।
ओके, L2 L2 की प्रायोरिटी है 7, बीटी बीटी मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है 3, 6 पे मिला है, 3 रिक्वायरमेंट है, 9 पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब टाइम 9 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P1 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है, P5 अवेलेबल है, P6 अवेलेबल है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P3 की है। ठीक है, कितनी है? 6 है। रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 है। रिमेनिंग रिक्वायरमेंट पहले तो 4 थी, 2 हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ठीक है, तो P3 को मिलेगा 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 9 पे मिला है, 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो 11 पे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब टाइम 11 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P1, P5, P6। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P1 की है। ठीक है, अब P1 की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, बस टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी? 6 है। 11 पे मिला है, 6 की रिक्वायरमेंट है। कब वो फ्री करेगा सीपीयू को? 17 पे फ्री करेगा, मतलब 17 पे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्टली 17 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P5, P6। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P6 की है। ठीक है, तो P6 को सीपीयू एलोकेट करा दिया जाएगा। कितनी देर के लिए मिलेगा? 2 यूनिट की इसकी रिक्वायरमेंट है, 17 पे उसे एलोकेट हुआ है, 2 यूनिट वो एग्जीक्यूट करेगा, 19 पे फ्री कर देगा, मतलब अपना अपना आप टर्मिनेट हो जाएगा, सीपीयू को फ्री कर देगा। अब 19 पे क्या होगा? 19 पे P5 को मिलेगा, इकलौता प्रोसेसर डायरेक्टली शेड्यूल हो जाएगा। रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है 2, तो 19 पे मिला है, 21 पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। राइट, तो अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। ये है कंप्लीशन टाइम प्रोसेसेस के। राइट, तो अब सबके कंप्लीशन टाइम लिख लीजिए यहाँ। P1 का कंप्लीशन टाइम है 17, P2 का कंप्लीशन टाइम है 9, P3 का कंप्लीशन टाइम है 11, ये रहा। P4 का कंप्लीशन टाइम है आपका 4, P6 का कंप्लीशन टाइम है 21, P5 का कंप्लीशन वो P5 का कंप्लीशन टाइम है 21, P6 का कंप्लीशन टाइम है 19। यह है कंप्लीशन टाइम। अब निकालना है आपको क्या? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 17 माइनस 4 कितना आ गया? 13। 6 माइनस 9 माइनस 6 3, 11 माइनस 3 7, 4 माइनस 2 2, 21 माइनस 1 20, 19 माइनस 2 17। ओके, अब क्या निकालना है? हमें वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, 13 माइनस 6 7, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 2 0, 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 2 15। ओके, अब आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। सबका सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए। सबका सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए। राइट, ओके। अब हम निकालते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच से। नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच से निकालते हैं। यह है 6 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2। तो ये थे 3 4 2 2 3 2। राइट, मैं सबके कंप्लीशन टाइम मिटा देता हूँ। अरे ये सब अब यूजलेस है जब तक आप कैलकुलेट नहीं करते अपने एंड पे, क्योंकि ये डिफर कर सकते हैं। राइट, ओके। अब हम करेंगे नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच को फॉलो। नॉन तो फिर ज्ञान चार्ट बनाते हैं एक बार और। ठीक है, एक बार हमने ज्ञान चार्ट बनाया। राइट, टाइम रिप्रेजेंटेशन 0 से चालू है, 0 से 1 तक कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, तो आइडियल कंडीशन में होगा। टाइम 1 पे कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है? P5 अवेलेबल है। तो अब क्या होगा? P5 अवेलेबल है, डायरेक्टली रन स्टेट में जाएगा और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट कर जाएगा, दोबारा रेडी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच फॉलो करें। नॉन प्रिएम्प्टिव में बैक एरो नहीं होती, आप वेट में जाके फिर दोबारा रेडी में जा सकते हैं, लेकिन अब रन से रेडी में नहीं जा सकते। ओके, राइट। तो P1 आपका यहाँ है, नहीं यहाँ आपका P5 आया था ना सिलेक्ट, तो P5 हुआ। कितनी रिक्वायरमेंट है? 3 यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है। 1 पे मिला, 3 यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है, 4 पे कंप्लीट कर जाएगा। तो कंप्लीशन टाइम में साथ के साथ लिख के चल रहा हूँ, बाद में भी लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब टाइम 4 पे कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं? टाइम 4 पे P1 अराइव हो चुका है, P3, P4, ओके, P6। अब देखेंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है P3 और P4 की, मतलब इनमें कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे
जब कॉन्फ्लिक्ट है तो हम क्या करेंगे, हम शेड्यूल करेंगे अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम, स्मॉलेस्ट अराइवल टाइम है P4 का। ओके, अब इंट्रोड्यूस हुआ है तो कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगा। तो 4 पे इंट्रोड्यूस हुआ है, 2 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, तो 6 पे एग्जिट करेगा, तो 4 ये कंप्लीट हुआ 6 पे। राइट, अब 6 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है, P1 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है, P6 अवेलेबल है। राइट, तो अब इन सब में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P2 की है। ठीक है, तो 6 पे इंट्रोड्यूस हुआ है P2, 3 यूनिट ऑफ टाइम उसे एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, तो 9 पे कंप्लीट करेगा, तो इसका एग्जीक्यूशन हो गया 9 पे। राइट, अब टाइम 9 पे कौन कौन से प्रोसेस, अब क्या कोई प्रोसेस रह रहा है जो आया नहीं है, सब आ चुके हैं, तो अब हायर प्रायोरिटी के हिसाब से आप शेड्यूल कर दीजिए। अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाई किसकी है, P3 की है रिमेनिंग प्रोसेस में से, तो P3 को मौका मिलेगा, सीपीयू का मतलब P3 को एलोकेट होगा सीपीयू। तो P3 की रिक्वायरमेंट कितनी है, 4 है, 9 पे मिला 4 उसकी रिक्वायरमेंट है, तो 13 तक P3 के पास रहेगा सीपीयू। अब टाइम 13 पे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट है, अभी भी P6 है और P1 है। ठीक है, P6 और P1 है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P1 की है, तो P1 को सीपीयू प्रोवाइड कराया जाएगा, कितनी देर के लिए कराया जाएगा, 6 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। 13 पे मिला 6 यूनिट ऑफ टाइम उसे चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो 19 तक उसके पास रहेगा, 19 तक रहा P1 के पास, और ये 13। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, P6 अकेले आए उसे शेड्यूल कर दिया जाएगा, कितने यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, 2 चाहिए, तो 21 पे। आप देखोगे फाइनल कंप्लीशन टाइम दोनों केसेस में सेम होगा, लेकिन डिफर करेगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेस का। राइट, तो ये सब कंप्लीशन टाइम है, हमने पहले ही लिख रखे हैं, आप बाद में भी लिख सकते हैं, एक बार पूरा ज्ञान चार्ट फॉलो कर लीजिए, उसके बाद में भी लिख सकते हैं। अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, CT माइनस 80, 19 माइनस 4 15, 9 माइनस 6 3, 13 माइनस 3 10, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 1 3, 21 माइनस 2 19। राइट, अब वेटिंग टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 15 माइनस 6 9, 3 माइनस 3 0, ओके, 10 माइनस 4 6 वो 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0, 19 माइनस 2 17। अब क्या आपको क्या करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, सबका सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कीजिए, इन सबका सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कीजिए, अपने एंड पे कीजिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होगी। राइट, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन दोनों ही केसेस में, दोनों ही मोड्स में स्टारवेशन होती है, वो हम आगे देख लेंगे। राइट, ओके।